बच्चों, एक्स ग्रुप का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको देखते हुए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि नेवी एसएसआर AA के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगी। 90% क्वेश्चंस एनडीए के लिए भी यूज़फुल हैं, क्योंकि एनडीए का सिलेबस थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं 90% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ना उठाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि मेरा 20 साल का जो टीचिंग का अनुभव है तथा जो बच्चे इन एग्ज़ाम को दे के आए हुए हैं उनसे पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। आप इन्हें जरूर करें, और जो मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं उनको भी आप प्रिपेयर करें, और जो मैंने आपको बता रखे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इनमें से कौन सी समय की इकाई नहीं है। अब आप लोगों को मालूम है घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, माइक्रोसेकंड भी होता है। तो याद रखिए जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, हाँ, तो प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली दूरी होती है, तो ये दूरी का मात्रक होता है, और ये काफ़ी एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, हाँ, तो याद रखो प्रकाश वर्ष, तो पेपर में कई बार पूछते हैं प्रकाश वर्ष कितने दूरी के बराबर होता है ना, ये पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक किसका है, दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो गया ये, और काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें दे रखा है विस्थापन दे रखा है, और पूछा हुआ है कि 1 सेकंड में त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो हाँ, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमें x यानी कि ये दे रखा है, राइट, विस्थापन। तो पहले हम निकालेंगे वेग, तो वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होती है। ठीक है, तो आप इसका करेंगे अवकलन, तो ये कितना हो गया, 9t² प्लस 14t प्लस 5, राइट। उसके बाद आप करोगे इसको त्वरण एक्सेलेरेशन, तो आप इसको फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे, पुनः अवकलन करेंगे टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो ये आपका आ जाएगा 18t प्लस 14, राइट। तो आपसे पूछा हुआ है t बराबर 1 सेकेंड, तो आप इसमें t बराबर 1 सेकेंड रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 32, तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर इसमें आ गया डी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं आपके, तो उसमें आपसे जैसे यहाँ पे विस्थापन दे रखा था और आपसे पूछा हुआ था त्वरण, तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि इतने समय में वेग ज्ञात कीजिए, या फिर इसको विराम में आने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें अवकलन यूज हुआ है वो करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जल का त्रिक बिंदु होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वो बिंदु जिस टेम्परेचर पे वाटर जो है अपने तीनों स्टेट में होता है, फेजेस में होता है, उसे कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। तो हमारे केस में ये आंसर हो गया ये। ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसमें, राइट। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए ये सरल आवर्त गति से आ रखा है क्वेश्चन, इसमें ये पूछा हुआ है, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ इसको। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ इसका। अब देखो डायग्राम ये है इसका, ये मान लीजिए ये कोई गोलक है और ये इस तरह से दोलन कर रहा है, राइट, हाँ, और इसको हम मान लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं इसको, राइट। तो देखो ये माध्य स्थिति होगी, मीन पोजीशन, और ये हो गया आधी दूरी a/2 यानी आधा आयाम, और ये आपका इतना हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो आने का समय है वो t1 कहता है, और यहाँ से और यहाँ तक का जो समय है वो t2 कहता है।
ठीक है, और आपको इन दोनों का रेशो पूछा गया है। तो याद रखो इसमें हम कौन सा समीकरण बराबर यूज करेंगे, इसमें हम करेंगे y इक्वल, ठीक है, y इक्वल आयाम यानी एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह मैं लिख देता हूं ओमेगा टी आ जाएगा, ये यूज करेंगे आप इसमें। तो y जो है वही विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड आयाम है, बाकी ये होता है, ठीक है। तो पहली स्थिति में वो कहता है कि O से a/2 तक जाने में कितना समय लगता है, तो हम पहले ये ले लेते हैं। तो ये कितना लगता है, ये इसमें लग रहा है a/2 और ये हमारा ये हो जाएगा और साइन ओमेगा t1, ठीक है। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए और साइन ओमेगा t1 है 1/2 है, और साइन में जो वैल्यू होती है, हाँ, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। तो इस तरह से हमारी बन जाएगा ओमेगा t1 इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30 डिग्री या π/2 या π/6 लिख दीजिए, जो भी है, जिसमें भी चाहिए आंसर लिख देते हैं हम इसको, ऐसे ये आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरा केस। तो यहां से यहां तक का तो मैंने ये इससे ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आता मैं यहां से ना, यहां आकर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसको, मुझे इसमें फायदा मिल रहा है, आसानी से हो रहा है और टाइमिंग दोनों जुड़ जाएगी और स्टार्टिंग हम यहाँ से ले लेंगे और ये है। तो यहाँ पे सही ये रहेगा क्योंकि मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ इसको पूरा। तो मैं इसमें पूरा टाइम शुरू कर देता हूँ, ओ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से ये लिख देता हूँ t1 प्लस t2, ठीक बच्चों। तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है, तो अपना भी इसमें कवर हो गया वो। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड आयाम इतना हो गया और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 1 यानी कि साइन ओमेगा t1 प्लस t2 और ये आपका हो जाएगा साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ उसे π/2, 90 वैल्यू होती है, ये हो जाएगा। इस तरह से मैं ये है ना साइन हट जाते हैं, तो ओमेगा t1 प्लस ओमेगा t2 इक्वल π/2 हो जाएगा हमारा। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस π/6, एलसीएम आप 6 ले लेंगे और इसको सॉल्व करोगे 6 लेकर, तो ये आपका π/3 आ जाएगा। बस हमें ये चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ओमेगा t1 मिल गया, यहाँ से ओमेगा t2 मिल गया और इस तरह से मैं ये डिवाइड ये करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा t1 अपॉन t2, राइट। तो अब आपका देखो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका आ गया π/6 और यहाँ आ गया π/3, तो ये 3 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ तो खैर मैंने पूरा स्टेप लिखा है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा टाइम मतलब वर्क जो पेपर वर्क कम करोगे तो थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा इसमें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने कहा ना कि अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें कई थियोरटिकल होंगे जो कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे, कुछ में टाइम लगेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा 4-5 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसमें ऐसे बात नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1/2, राइट बच्चों। अच्छा, तो ये सरल आवर्त गति से था। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये पूछा गया है कि विद्युत भाग बल की विमा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। तो कई बच्चे इसको फोर्स समझ लेते हैं, हालांकि देखो यहाँ पे फोर्स की, ठीक है, फोर्स की है क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है। कई बार फोर्स की इसमें, खैर इसमें फोर्स की नहीं है, तो कई बार फोर्स की ही बीमा दे देते हैं तो बच्चे उसको आंसर दे देते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये बल नहीं है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल होता है, विभव होता है। तो जो पोटेंशियल की डेफिनेशन हमारी होती है V इक्वल W/Q, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, वर्क यानी वर्क की डायमेंशन तो ये होती है, ठीक है, ये मालूम ही आपको। अच्छा, अब होता क्या है, देखो यहाँ के हम Q=IT लिखते हैं ना, Q= होता है I × T, T मतलब I एंड करंट हो गई, ये लिखते हैं। अब अगर मैं इसके हिसाब से लिखूंगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ कुछ देखो ये आता है, लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ तो खैर जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आपका एग्जाम में कभी आ रखा है तो उसमें ये भी लिखा हुआ था जैसे ना कि जो है Q की बीमा जो है Q, तो ये मानी गई थी। तो याद रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को दिया है। तो यहाँ पे हमें जो, हाँ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऑप्शन है
तो वहाँ पे इस क्यू की डायमेंशन को क्यू लिखा गया है, ठीक है। भले ही ना हो, लेकिन जैसे क्वेश्चन होता है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो उसमें दिया हुआ था भाई कि जहाँ क्यू जो है इसकी वीमा है ना, तो आपको इसके हिसाब चलना है जैसा ये है। तो अब आप देखो, ये ध्यान दीजिए आप। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कई बार हमें जैसा दे रखा है, चाहे वो हो ना हो, हमें उसी के हिसाब से ही आंसर देना है। तो अब आप देखो, इसमें हमारा जो आंसर मैच करेगा वो कौन सा है, बी है, ठीक है। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, ऐसे रखा गया है। हाँ, अच्छा, तो ये हो गया हमारा 35। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसकी वेवलेंथ दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखा है 20 एंगस्ट्रॉम और एनर्जी पूछी हुई है, उसकी ऊर्जा पूछी हुई है ना। तो याद रखो कि ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि यार जो E इक्वल एच न्यू होता है और एच न्यू होता है, ठीक है, लैम्डा दे रखा है HC अपॉन लैम्डा। तो अब यहाँ पे देखिए, हालांकि जनरली क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में आए वो उसमें एच और सी का मान भी दिया रहता है, जनरली कह रहा हूँ, वैसे अधिकांश ना होता है दिया हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अब हम सोच सकते हैं यार, अगर हमें एच प्लैंक कांस्टेंट और प्रकाश के वेग याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लैम्डा अगर आपका एंगस्ट्रॉम में है और आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, हालांकि जूल में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, तो उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लैम्डा इक्वल 1 2 3 7 5 अपॉन ई, है ना। जैसे यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, एनर्जी निकालनी थी। चलो मैं यहाँ एनर्जी कर देता हूँ, एक मिनट है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनर्जी, ये लेता हूँ एनर्जी और यहाँ पे कर देता हूँ ये। अब जैसे मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी, तो यहाँ पे लैम्डा लिखूंगा मैं एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पे अपना भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी अगर आप भूल जाए ना तो आप 1 2 3 4 5 भी कर लेंगे। अगर 7 याद नहीं आ रहा है तो 4 भी कर दीजिए, तो 4 में भी ज़्यादा आपका अशुद्ध एरर नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ इसको, देखो। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो मुझे याद है तो मैंने 7 लिख दिया, नहीं है तो आप 4 लिख देना, है ना। तो आप इसको रख दीजिए 20, तो ये कैंसिल हो, यहाँ लग जाएगा। अब आप इसको, यहाँ लग जाएगा, पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ लग गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 6 हो गया है, ये 6 हो गया। हाँ, अच्छा, ये आपका 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये ठीक है 8 हो गया, पॉइंट हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप देखो, ठीक है, बहुत ईजी आपका, देखो मिल गया आंसर, कौन सा है, ये। तो कभी भी देखो एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ पे लेंथ की कैलकुलेशन होती है, आप प्लैंक कांस्टेंट का मान रख रहे हैं, प्रकाश का वेग रख रहे हैं, तो कितना लेंथी होता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है ना, तो उसमें कार्यफलन निकालने को आता है, वर्क फंक्शन फाइंड करने को आता है। तो ये याद रखिए आप, शॉर्ट मेथड 1 2 3 7 भूल जाओ तो 4 5 कर देना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें ये पूछा गया है, हाँ, कि प्रकाश की किरण के बारे में ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए तो टफ में बोल सकता हूँ इसको। तो इसको थोड़ा मैं आपको बताऊँ क्या है इसके बारे में। पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊँ। इसमें ये कहा गया है कि प्रकाश की किरण ना, इसमें ये ऐसा कहा गया है कि प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है तो उसका वेग दुगना हो जाता है ना। अगर मान लीजिए ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो अगर यहाँ उसका वेग v है तो यहाँ ये 2v हो जाता है, ठीक है, ये बोल रहा वो, राइट। हाँ, यानी प्रकाश किरण यहाँ से गई इस माध्यम में तो उसका वेग दुगना हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला माध्यम है वो है सघन, सघन मतलब डेंसर, ठीक है। पहला माध्यम है डेंसर और दूसरा है विरल, ठीक है, इससे मतलब रेयरर। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब हमें क्रांतिक कोण, ठीक है, यानी क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है तो हमें निकालना क्या है, क्रांतिक कोण निकालना है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, sin c इक्वल 1/μ।
ये ध्यान रखिए। अच्छा, एग्जाम में कई बार ना ये वाला रिलेशन पूछा भी जाता है कि क्रांतिक कोण और इसमें अपर्तांक में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, याद रखिए इस वाले फॉर्मेट में ना जहाँ पे रेसिप्रोकल है, ये म्यू हमेशा डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक होता है, यानी कि जो म्यू है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, अर्थात हाँ अपवर्तनांक यानी कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में जो सघन माध्यम है डेंसर वो 1 है, तो मेरे लिए कहना मतलब है मैं इसको यूं चाहूँगा ये ऐसा हो। ठीक है, अब आगे आप समझिए इसको और क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि जैसे मुझे ये निकालना है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ ये ध्यान रखना आपको, ये तो ये जब अगर आपको ना जैसे इस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो याद रखना आपको कि इस माध्यम है ना, ये ध्यान रखना आप, ये ठीक है, इस माध्यम की मतलब इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है ना, स्पीड, वो यहाँ लिखी जाती है अपॉन में, और इस माध्यम में जो होती है वो यहाँ लिखी जाती है। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना है इसका, देखो कई क्वेश्चन मिल गए ये, हाँ ये ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे जल का अपवर्तनांक दे दिया, कांच का दे दिया कि कांच का जल के सापेक्ष या जल का कांच के सापेक्ष, है ना, या वेग का दे दिया आपको, तो ये ध्यान रखें आप, है ना। तो कहने मतलब मेरा ये हो गया यहाँ पे तो V1 तो हमारा हो गया V, और V2 हमारा कितना हो गया 2V, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो कहने मतलब मेरा ये है कि मुझे ये चाहिए था, यानी कि यहाँ पे हमारा सघन माध्यम कौन सा है, फर्स्ट, विरल माध्यम कौन सा है 2, तो मुझे ये चाहिए था, और यही हमारा म्यू है, यही हमारा म्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी थी, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप, एक तरह से 3-4 क्वेश्चन मिलके बन गया ये। ठीक है, हाँ अब हम रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका म्यू की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ से 1/2। ठीक है, अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की है, 30 की बस, तो C = 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, पहला आंसर, राइट। तो इसमें आप ठीक है प्रैक्टिस करें इसको, इस टाइप क्वेश्चन की, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो ये वाला फैक्ट हो गया कि इनमें क्या रिलेशन होता है, और एक ये कि कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हो जाता है। थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा ना 2-3 क्वेश्चन ही कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस टाइप के होंगे, तो वो ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा अब आते हैं हम 38 क्वेश्चंस। देखिए 38 क्वेश्चन में क्या रखा है, एक बंद ऑर्गन पाइप है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है f, तो वो कह रहा है कि यदि लंबाई दुगनी हो जाती है और त्रिज्या आधी हो जाती है तो आवृत्ति लगभग हो जाएगी। तो याद रखिए अगर बंद ऑर्गन पाइप है, अगर बंद है ऑर्गन पाइप क्लोज्ड, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है f = v/4 × लेंथ होती है। तो याद रखना आपको, जब तक वो अंत्य संशोधन यानी कि एंड करेक्शन की बात नहीं करता है तब तक हमें त्रिज्या के बारे में भी बात नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब वो कहता है कि अब क्या कह रहा है, देखो अब प्रश्न में क्या बोला उसने, अब उसने बोला है कि यदि हम लंबाई दुगनी कर दें, ठीक है, तो पहले हमारी ठीक है लंबाई दुगनी कर दें, हम ये कर दें, बाकी मैंने कहा ना यहाँ पे जब तक वो एंड करेक्शन की बात नहीं करता है तो हमें त्रिज्या के बारे में नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ अगर अंत्य संशोधन की बात करेगा वो या इस टाइप में आएगा तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो पहले आप इसको समझे इस बात को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये मैं अगर आगे सॉल्व करता हूं तो ये 1/2 v/4l, ठीक है, तो इसका मतलब है जो नई आवृत्ति होती है वो पहले की आधी होती है। तो अब हमारा आंसर आ गया राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो इसमें पूछा गया है कि विच इज नॉट ट्रू फॉर सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं होता है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति मान लो, जो चैप्टर से आया है, तो सरल लोलक के लिए जो आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है वो 2π √ लेंथ L/g होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है ना, तो ये आप देख ही रहे हो पहला, ये पहला बिल्कुल सही है। तो ये तो ट्रू नहीं है, ये तो करेक्ट है।
अच्छा, दूसरा भी देखिए, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो याद रखो। और ये क्वेश्चन आता भी बहुत ज़्यादा है कि जैसे कोई झूला है, उसमें कोई लड़की या लड़का झूल रहा है, कोई दूसरी लड़की आगे बैठ गई, तो आवर्तकाल में, टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम कहते हैं भाई मास पर डिपेंड नहीं करता, होता ना। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो मास होता है, और मास किसका, बॉब यानी गोलक है, लोलक जो गोलक है, बॉब है उसका, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा आंसर सी है। क्या नेक्स्ट वन। अब आते हैं हम 40, ठीक है। अब हमारा 40 प्रश्न 40वां है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अभी हमने पीछे क्वेश्चन आया था, ये उसी टाइप का है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, इसमें इस बार आपको प्लैंक कांस्टेंट और इसका मान दे रखा है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है, आपको एनर्जी निकालनी है E इक्वल, तो यानी hc/λ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे H भी दे रखा है, C भी दे रखा है, और लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम है, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है, मीटर में बदल लेंगे। अगर हम ये वाली वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो मीटर में जब आप इसको बदलोगे, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻10 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁻7 मीटर। इससे करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था मैं इससे नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा एनर्जी निकालनी, हमें एनर्जी है। तो E इक्वल 1237 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इन एंगस्ट्रॉम, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो 12375 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 4000, ये करेंगे आप, ठीक है। तो ये 3 तो आपके लग गए कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, कितना था ये 1 2 3 4, राइट, हाँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कितना क्विक हो गया ये पहला। और आप सोचिए अगर आप इससे कर रहे होते, जबकि उसने दे रखा है, तो यही तो है, जब आपको ये मेथड पता होंगे, ये टिप्स पता होंगी, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखो जिसको ये नहीं पता है वो तो इसी में उलझ गया, आपने ये करके आगे बढ़ गए ना। तो इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, टिप्स हैं, तो अगर आप इन पर अप्लाई करें ना तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। हाँ, अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, ये I इक्वल ये दे रखे हैं, और पूछा हुआ है रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी वर्ग माध्य मूलचाल है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इसे जो कंपेयर करेंगे I इक्वल पीक वैल्यू, शिखर मान से करते हैं इसको हम कंपेयर, ठीक है। बाकी हमें इधर से तो खैर कोई मतलब नहीं, ये तो इस बारे में कुछ पूछा हुआ नहीं है, ये शिखर मान हो गया, ऐसे बोलते हैं पीक वैल्यू, है ना। तो पीक वैल्यू जो हमें मिल गई है वो 100 मिल गई है, तो जाहिर है एम्पेयर लिखा हुआ, तो मैं इसे एम्पेयर लिख देता हूँ, ठीक है, इतनी मिल गई है। अब इसने पूछा हुआ है IRMS वैल्यू पूछी हुई है। तो IRMS वैल्यू जो होती है वो शिखर मान पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय √2। अब आप देख रहे हैं तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये 2 बन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50√2 एम्पियर, राइट। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हुआ इसका, बी ऑप्शन हो गया, बी आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन, कोणीय त्वरण की विमा होती है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि जो कोणीय त्वरण होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब हमारा अब पता लग ही गया है ना, इससे पता लग गया कि जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियन की तो विमा होती नहीं डायमेंशनलेस, तो ये आपका हो जाएगा T-2, है ना। अब आप देख रहे हो किससे मैच करेगा, तो जो इसमें एब्सेंट है उसके पावर 0 लगा दीजिए और ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से
ये कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा? ये करेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें ये पूछा गया है समान त्वरण के साथ गतिमान वस्तु का वेग, है ना। यानी वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान त्वरण से गतिमान है तो उसका वेग लगातार घटता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। बस आप सिंपल से एक बात याद रखिए कि अगर त्वरण है, और जब मैं त्वरण कह रहा हूं तो जाहिर है मैं धनात्मक की बात कर रहा हूं, क्योंकि मंदन भी ऋणात्मक त्वरण होता है। तो जब मैं स्ट्रेस करके बोल रहा हूं अगर किसी पिंड में त्वरण है तो आप समझ लीजिए कि उसका वेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी हाइट से अगर कोई पत्थर गिर रहा है तो मान लीजिए स्टार्ट में उसका वेग 0 है और जी की वैल्यू 10 मान लो, है ना। तो 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? 10, 2 सेकंड बाद 20, 30 सेकंड बाद, है ना, 3 सेकंड बाद 30, इस तरह जुड़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, तो उसका वेग निरंतर बढ़ रहा है, राइट। तो अगर त्वरण है तो वेग बढ़ेगा लगातार। ठीक है, तो इसमें हमें आंसर तो ये है, ठीक है, आंसर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ये रहेगा। क्योंकि इसमें कई बच्चे सोचते हैं यार त्वरण समान है तो फिर रिमेन सेम समान रहता है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली बता देंगे कि कंटिन्यूसली इंक्रीजेज यानी निरंतर बढ़ता जाता है। हाँ, देखिए अगला प्रश्न हमारा है लेंस यूजेस टू रिमूव प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? जरा दूर दृष्टि दोष होता है। तो ये जो है उम्र के कारण होता है। एक उम्र के बाद क्या होती है, जो हमारी सिलेरी मसल्स होती है पक्षमावी पेशियां होती हैं, तो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता, वो कम हो जाती है। तो वो लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में दोनों टाइप के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, दोनों होते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम? ऐसे केस में क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक ही चश्मा बनाना है तो उसमें दोनों लेंस फिट कर देते हैं, है ना। तो होता क्या, देखो इसमें जो हमारा लेंस आता है, मैं इसको ऐसे बताऊँ आपको, ये ऐसे करके बताता हूँ। ये तो ये इस टाइप का होता है। इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे होता है कॉनकेव, ये ध्यान रखिए, कॉनकेव, है ना। इसका कॉनकेव मतलब है अवतल लेंस। यहाँ पे होता है अवतल लेंस होता है, ये ध्यान रखें आप। और ये क्या, ठीक है, तो ये तो होता है। और यहाँ पे जो होता है, ये यहाँ पे जो होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है, देखो, यानी जब आप पास का देखोगे, आप मतलब जो यूज़ कर रहा हो उसे, जब वो पास का देखेगा तो वो इसके थ्रू देखता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला लेंस उसका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मतलब उसको दूर का तो दिखाई दे रहा सही, है ना, पास का दिखाई नहीं दे रहा, पास का सही दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वाला लेंस उसको पास का दिखाएगा। और जब वो दूर का देखेगा तो उसके थ्रू देखेगा वो, तो ये जो है उसका निकट दृष्टि दोष दूर करेगा, यानी जो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो इस तरह से वो इसमें दोनों लेंस होते हैं। हाँ, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, बताओ ऊपर वाला कौन सा लेंस होता है, नीचे कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आप। तो हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉनकेव है, तो इसलिए मैंने डायग्राम से बताया आपको। तो ये हमारा हो जाएगा बाई फोकल लेंस, है ना। इसमें दो फोकल लेंथ वाले होते हैं, तो इसलिए हम इसको बाई फोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये पता है कि सिलिंड्रिकल लेंस का कहाँ पे होता है, ठीक है, हाँ, एस्टिमेटिज्म अतिबिंदुकता में होता है। कॉनकेव कहाँ पे होता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में होता है। कॉन्वेक्स कहाँ होता है, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट वन। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें ये कहा गया है कि एक कॉइन है, सिक्का, है ना, और एक बाल्टी है। और इसको मैं डायग्राम से पहले आपको समझा देता हूँ। ये यूँ कह रहा हो कि एक बाल्टी है, ये बाल्टी बन गई, ये बन गई बाल्टी। ठीक है, ये बाल्टी बन गई, और इसमें यहाँ से मान लो आप इसको, वो कह रहा है कि प्रश्न में ये बोला गया है कि इसके तल पे ना, तल ये यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, ये है ना, और ये हाइट दे रखी है हमें, डेप्थ मतलब गहराई दे रखी 10 सेंटीमीटर।
यूं कह रहा है, यूं है प्रश्न है। और यहाँ पे अंदर लिक्विड है, ये कोई पदार्थ दे रखा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, एनी फ्लूइड है ना, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या कहता है कि ये क्या है, जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं ना ऊपर से वायु से, तो ये हमें 2 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें वो। तो कहने का मतलब है ये 2 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब वो एक्चुअल में वो 10 सेंटीमीटर नीचे है, मगर वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर उठा हुआ, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूछा उसने कि बताओ जो उसके अंदर द्रव है उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये हमारा है ना, एपरेंट डेप्थ इक्वल रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। इसको हम बोलेंगे आभासी गहराई बराबर इक्वल है बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। आपको याद रखना है ये अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये उस माध्यम का होता है जहां पे वस्तु है। ठीक है, तो हमारे केस में ये जो म्यू है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इस लिक्विड का है इसके सापेक्ष। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं म्यू इक्वल, ठीक है, म्यू इक्वल रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, यानी कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब देखो वास्तविक गहराई तो 10 है, ठीक है, और वो कितनी है आभासी, देखो आभासी 8 हो गई, माइनस कर दीजिए 2। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये 5 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, तो ये आपका 1.25, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आंसर हो गया ये। ठीक है, तो देखो इस पे अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन है, इस पे और भी आते हैं, जैसे एक पक्षी है और एक फिश है पॉन्ड पे, फिश इतने नीचे है तो पक्षी को वो फिश कितने नीचे दिखाई देगी, या फिश को पक्षी कितना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हो गए। ऐसे मैं आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए।